हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जॉनटेक टीम ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है BCTQ। इस BCTQ के अंतर्गत हम आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बेसिक से और एडवांस लेवल तक के आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आपको कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पर आपकी हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है हमारी मेज़रमेंट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारी आज मेज़रमेंट के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हेन a multiplier is added to an existing voltmeter for extending its range, its electromagnetic damping। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक मल्टीप्लायर है, किसी भी वोल्टमीटर की परास को बढ़ाने के लिए उसमें एक गुणक जोड़ा जाए तो उसका विद्युत चुंबकीय अवंदन क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि when a multiplier is added to an existing voltmeter for extend its range, the electromagnetic damping पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या पूछा है आपसे कि कोई भी मेरे पास एक वोल्टमीटर है और उसमें मुझे उसकी रेंज बढ़ानी है, और रेंज बढ़ाने के लिए मैंने क्या यूज किया है, यहां पर मल्टीप्लायर। क्या यूज किया है मैंने? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब है कि मैंने उसके सीरीज में एक कोई रेजिस्टेंस यूज किया है। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लायर का यूज करता हूं तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डैम्पिंग है, चुंबकीय अवंदन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मेरा गैल्वेनोमीटर है या वोल्टमीटर है उसमें मेरी दो टाइप की डैम्पिंग होती हैं। एक तो होती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और एक होती है हमारी, तो अगर हम डैम्पिंग की बात करें, डैम्पिंग हमारी टू टाइप की होती है इसमें वोल्टमीटर में। एक तो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और एक होती है हमारी मैकेनिकल डैम्पिंग। तो हम जो मैकेनिकल डैम्पिंग है इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट। तो हमारी जो मेनली ये जो मैकेनिकल डैम्पिंग है इसको हम क्या करके चलते हैं, नेगलेक्ट। तो हमारी मैकेनिकल डैम्पिंग तो क्या हो जाती है, खत्म, और हमारी क्या आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है वो किस किस के कारण आती है आपकी, डैम्पिंग ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट। क्या है, एक तो आपकी डैम्पिंग आती है डैम्पिंग ड्यू टू एक्सटर्नल सर्किट, और एक डैम्पिंग और आती है आपकी डैम्पिंग ड्यू टू रेजिस्टेंस फॉर्मर। तो यहां से जो आपकी डैम्पिंग आएगी, वो जो डैम्पिंग आती है वो आती है G² अपॉन R, और यहां से जो आपकी डैम्पिंग आती है वो आती है G² अपॉन N² RF। बात समझ में आ रही है? आपकी दो टाइप की डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट, और एक होती है डैम्पिंग ड्यू टू रेजिस्टेंस फॉर्मर। मतलब जो आपका एल्युमिनियम फॉर्मर होता है, क्या, एल्युमिनियम फॉर्मर।
अब ये जो डैम्पिंग है ये भी हमारी क्या हो जाती है, नेगलेक्ट। इसको हम क्या करके चलते हैं, नेगलेक्ट। मेनली जो हमारी डैम्पिंग होती है वो क्या होती है, D इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारी जो डैम्पिंग आती है वो क्या आती है, जी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये हमारी डैम्पिंग होती है। किसी भी वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें जो डैम्पिंग का फॉर्मूला मिलता है, D इज इक्वल टू मिलता है जी स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर G क्या है आपका, आपने पढ़ा होगा कि TD इज इक्वल टू क्या होता है, VINA। होता है नहीं होता। तो यहां पे अगर हम बात करें VINA की, और यहां पर एक होता है TC इज इक्वल टू KC इंटू थीटा। होता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, KC इंटू थीटा इज इक्वल टू VINA। तो हम KC इंटू थीटा इज इक्वल टू I इंटू इसको क्या ले लेते हैं, G। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू IG अपॉन KC, और हम बोल देते हैं थीटा प्रोपोर्शनल टू I। तो G यहाँ पर क्या है आपके, V N और A। ठीक है, G आपका ये हो गया। अब बात करते हैं हम R की। तो R क्या है यहाँ पर, R जो है हमारा वो क्या है, गैल्वेनोमीटर जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस। R क्या है हमारा, गैल्वेनोमीटर सर्किट रेजिस्टेंस। ये किस किस से मिलके बना होता है, हमारा जो R है वो RG और RE। जो हमारा R है वो RG और RE दोनों से मिलके बना होता है। अब यहाँ पर RG आपका क्या हो गया, जो आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो गैल्वेनोमीटर में, और RE क्या हो गया, जिसके द्वारा आप डैम्पिंग प्रोवाइड करा रहे हो। मतलब एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस यूज, एक्सटर्नल resistance, external resistance used for providing damping when closed circuit। और आपका ये जो RE है, RG है, वो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। बात समझ में आ रही है। मैंने बताया आपको दो टाइप की आपकी डैम्पिंग होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और एक होती है मैकेनिकल डैम्पिंग। मैकेनिकल डैम्पिंग को हम लेके नहीं चलते हैं, मैकेनिकल जो डैम्पिंग है उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो हमारी मेनली जो डैम्पिंग होती है गैल्वेनोमीटर में वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी आपकी जो डैम्पिंग प्रोवाइड होती है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट हमने यूज किया है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसके द्वारा एक तो प्रोवाइड होती है, और एक प्रोवाइड होती है एल्युमिनियम फॉर्मर के द्वारा। तो इसमें भी हम जो एल्युमिनियम फॉर्मर के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है डैम्पिंग, उसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, डैम्पिंग का D इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या होता है, आर होता है आपका RG प्लस RE। आर क्या होता है आपका यहाँ पर, RG प्लस RE। ठीक है, तो मतलब अगर हम डैम्पिंग के फॉर्मूले की बात करें तो डैम्पिंग का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो हमारा क्या आ गया, जी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा डैम्पिंग का फॉर्मूला होता है। गैल्वेनोमीटर की अगर हम डैम्पिंग की बात करें तो वहां हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर की रेंज को इंक्रीज करना है, और मैंने क्या यूज किया है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस अगर यूज किया है, सिंपली मेरा ये जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा नहीं होगा।
अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मेरी डैम्पिंग क्या होगी, डिक्रीज। सिंपली हमने कौन सा यूज किया है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, और जैसे ही आप मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूज करोगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी आपकी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, नहीं होगी, और ये इंक्रीज हो गई तो डैम्पिंग क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। और अगर यहीं पे आप क्या यूज करते संट, तो संट अगर यूज करते तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती, डिक्रीज, और डैम्पिंग क्या हो जाती, इंक्रीज। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा कि जब भी आप मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो डैम्पिंग को, तो आपकी जो डैम्पिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और डैम्पिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो आपकी जो डैम्पिंग है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बात समझ में आई कि डैम्पिंग के बारे में, कि डैम्पिंग का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से हमने फाइंड किया। तो आपको बस ये याद रखना है डायरेक्ट कि जो डैम्पिंग है उसका फॉर्मूला क्या होता है, G²/R। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और अगर आप शंट में यूज करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम। और ओवरऑल वैल्यू अगर कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरी डी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर उसने अभी क्या यूज किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो भी क्या है, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का यूज करने के कारण ये वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज, और ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डिक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेजर डायग्राम दे रखा है हमें, लोड वोल्टेज है हमारा, करंट है हमारी प्रेशर कॉइल में, और करंट कॉइल की करंट आईसीसी, जो हमें किस में दिखाया हुआ है, एक फिगर में। When electrodynamic wattmeter is used to measure power, the reading of the wattmeter will be proportional to the, क्या हुआ है, चित्र में भार वोल्टता, दाब कुंडली में धारा और धारा कुंडली में धारा का फेजर आरेख दिखाया गया है। जब शक्ति को मापने के लिए विद्युत गतिकीय वॉट मापी का प्रयोग किया जाए तो वॉट मापी का पाठ्यांक किसके समानुपाती होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रीडिंग आती है, वॉटमीटर की जो रीडिंग आती है वो किस किस के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, बी आई कॉस फाई, और यहाँ पर क्या है, कॉस बीटा, क्योंकि यहाँ पर बीपीएच और आईपीसी उनके बीच का एंगल क्या है, वी बीटा है, तो कॉस बीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, कॉस साई। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो किसके इक्वल आएंगी, प्रोपोर्शनल आएगी, क्या इसके प्रोपोर्शनल आएगी, नहीं, इसके प्रोपोर्शनल भी नहीं, इसके प्रोपोर्शनल नहीं, और किसके, कॉस बीटा और वी आई कॉस बीटा एंड कॉस साई। तो यहां से हमारी जो रीडिंग आएंगी वो क्या आएंगी, कॉस बीटा और कॉस साई के प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप जब इसको इसका न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमारा ये जो एंगल है वो हम कुछ इसी तरह से लेते हैं कि एक तो हमारा हो जाता है कॉस बीटा और एक हो जाता है हमारा कॉस साई। ठीक है, in a CRO, sinusoidal waveform of a certain frequency is displayed. The value of quantity that can be made out by observation. CRO में एक निश्चित आवृत्ति का ज्यावक्रीय तरंग रूप प्रदर्शित होता है। पर्यवेक्षण द्वारा ज्ञात की जा सकने वाली मात्रा का मान क्या है। तो आपको पता है कि जो CRO है, CRO जो है वो कौन सी वोल्टेज को मेजर करता है, तो वो ज्यावक्रीय किस तरह से आती है, कुछ इस तरह से। और इसमें क्या होता है हमारा कि जो वोल्टेज है यही लेते हैं हम, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, वोल्ट पर डिवीजन, और ये हमें बताता है टाइम पर डिवीजन। तो ये जो वोल्टेज होता है ये पीक टू पीक वोल्टेज होता है, मतलब ये जो वोल्टेज है वो कौन सा होता है, पीक टू पीक। तो हमें कौन सी मात्रा का मान ज्ञात किया जाता है, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव। तो जो CRO है उसमें हमें पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द
जो साइन वेव है उसको हमें ज्ञात किया जाता है। आपका RMS फॉर्म फैक्टर ये होगा, नहीं तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। द वर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफॉर्मर इज स्पेसिफाइड इन, जो वर्डन होता है हमारा CT का वो किस टर्म में हम स्पेसिफाई करते हैं, ये होंगे नहीं, हमें पता है कि जो हमारा वर्डन होता है वो क्या होता है, V इंटू ए होता है, नहीं होता, ठीक है। तो वर्डन क्या हो जाता है, V इंटू ए। 2 wattmeter are used to measure the power in a 3-phase balance load. The wattmeter reading are 8.2 kilowatt and 7.5 kilowatt. The active power, हमसे क्या पूछा है उसने, the active power क्या होगी। तो अगर हम एक्टिव पावर की बात करें तो हमारी एक रीडिंग तो क्या दी है, 8.2 किलोवाट, और एक रीडिंग है हमारी 7.5 किलोवाट। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 14 और 1 15 वाट। तो हमारी जो एक्टिव पावर है वो क्या आ जाएगी, 15.7 वाट। वोल्टमीटर कैलिब्रेशन कैन बी डन विथ, तो वोल्टमीटर का अगर हमें कैलिब्रेशन करना है तो क्या हम फ्रीक्वेंसी मीटर से कर सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी क्या हमें वोल्टेज के बारे में बताएगी, नहीं। एन एमीटर, एमीटर क्या हमें करंट के बारे में बताया, क्या वोल्टेज के बारे में बता सकता है, नहीं। CRO भी नहीं। तो हमारा जो वोल्टमीटर का अगर हमें कैलिब्रेशन करना है तो वो किसके द्वारा करते हैं हम, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। फॉर वायर बाउंड स्ट्रेन गेज द गेज फैक्टर इज डिफाइंड एज द, तो हमारा जो गेज फैक्टर होता है वो क्या होता है, गेज फैक्टर अगर हम देखें तो गेज फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस म्यू होता है, क्या 1 प्लस 2 डेल आर, ये होगा नहीं आपका गेज फैक्टर, गेज फैक्टर 1 प्लस 2 डेल आर अपॉन आर, ये होगा नहीं, आपका गेज फैक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 म्यू, होगा नहीं होगा। और इसने जो रेजिस्टिव इफेक्ट है उसको क्या किया है, नेगलेक्ट। यहाँ पर एक आपका क्या होता है प्लस में रेजिस्टिव इफेक्ट, उसको इसने क्या किया है, नेगलेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो गेज फैक्टर है वो क्या गया 1 प्लस 2 म्यू। म्यू यहाँ पर क्या है आपका पॉइजन रेशो, म्यू क्या है यहाँ पर आपका पॉइजन रेशो। Which of the following is not a type of wattmeter, हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वॉट मीटर का टाइप नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो PMMC है, क्या PMMC को हम वॉट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। इसको हम या तो करंट की तरह या वोल्ट मीटर की तरह, या तो एमीटर की तरह या वोल्ट मीटर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि वॉट मीटर का टाइप नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वॉट मीटर होता है जिसका उपयोग हम लो पावर फैक्टर को मेजर करने के काम में भी ले सकते हैं। डायनेमो टाइप वॉट मीटर आपका होता है और इंडक्शन टाइप वॉट मीटर आपका होता है। तो आपके ये तीनों जो हैं वॉट मीटर होते हैं और ये आपका वॉट मीटर नहीं होता है PMMC, इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ए। इन ए बैलेंस 3-phase सिस्टम द करंट कॉइल ऑफ wattmeter is inserted in line 1 and the potential coil across 2 and 3. If the wattmeter read 100 watt, the reactive power drawn by the 3-phase load is, आपसे क्या बोला गया है कि आपके 3 फेज हैं, 1 2 and 3, ठीक है। और 1 जो है लाइन उसके साथ तो हमने करंट कॉइल को कनेक्ट किया है, और इस तरह से हमने कुछ
ऐड किया है वॉटमीटर को। यही बोल रहा है कि लाइन एक संतुलित 3 फेज वाली प्रणाली में एक वॉटमीटर की धारा कुंडली लाइन 1 में निविष्ट की गई है और विभव कुंडली लाइन 2 और 3 के पार्श्व में लगाई गई है। यही किया है मैंने कि 2 और 3 के पार्श्व में तो मैंने लाइन क्या लगा दी, वोल्टेज कुंडली, और लाइन 1 के साथ मैंने क्या लगा दी, धारा कुंडली। तदनुसार यदि वॉटमीटर का पठन क्या है 100 वॉट, तो 3 फेज के भार द्वारा कितनी प्रतिघाती शक्ति ली जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ आपको समझ में आ रहा है कि मैंने इसके, ये मेरा क्या था, ओनली एक वॉटमीटर यूज हो रहा है, तो यहां पर मेरा फॉर्मूला निकल के आया था Q बराबर √3 इंटू W। Q इज इक्वल टू √3 इंटू W। तो यहां पर जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, √3 इंटू W जो है वो क्या है हमारा 100। तो यहां से Q क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.7 और ये क्या हो जाएगा kV। तो यहां पर क्या आ जाएगा VAR, क्या आ जाएगा आपका यहां पर VAR। द परमानेंट मैग्नेट इन AC एनर्जी मीटर, परमानेंट मैग्नेट इन AC एनर्जी मीटर प्रोवाइड। आपको पता है कि एक एनर्जी मीटर होता है, वहां हम परमानेंट मैग्नेट या ब्रेकिंग मैग्नेट का यूज करते हैं। तो वहां आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उस एनर्जी मीटर में जो हम परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज हम क्यों करते हैं, उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो आपको पता होगा कि वहां पर हम डिफरेंट टाइप के टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वहां पर हमारा एक तो होता है ब्रेकिंग टॉर्क, एक होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें एनर्जी मीटर में, तो एनर्जी मीटर में अगर हम बात करें डैम्पिंग टॉर्क हमारा किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो दो हैं ये तो मेरे किस में होते हैं, इंडिकेटिंग में। किस में होते हैं ये तो दो आपके इंडिकेटिंग में। चूंकि आपका जो एनर्जी मीटर है वो कौन सा टाइप है, इंटीग्रेटिंग। क्या है, इंटीग्रेटिंग। समझ में आ रही है बात। ये जो टॉर्क होते हैं हमारे डैम्पिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, ये तो हम प्रोवाइड कराते हैं किसमें, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में मीटर पूछा गया है एनर्जी मीटर, वो आपका कौन सा टाइप है, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपके जो टॉर्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्रेकिंग टॉर्क होता है, ठीक है, एक होता है आपका मूविंग टॉर्क, मतलब कि मुझे क्या करानी होती है, डिस्क को रोटेट कराना होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक होता है आपका रजिस्टर मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि परमानेंट मैग्नेट का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, हम ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए। आपको पता होगा कि जब मैं परमानेंट मैग्नेट, मतलब कि मेरी जो डिस्क है, मतलब ये तो मेरी डिस्क हो जाती है और ये मेरी क्या है, एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट या ब्रेकिंग मैग्नेट। तो इसको जब मैं पास और दूर लेके जाता हूं तो मेरी जो डिस्क की स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो ब्रेकिंग टॉर्क जो प्रोवाइड कराता है वो हमें कौन कराता है, परमानेंट मैग्नेट। ए नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक डिफ्लेक्टिंग प्रकार के यंत्र की तुलना में एक असक्त प्रकार का यंत्र निम्नलिखित गुण रखता है, नल टाइप और डिफ्लेक्टर टाइप। आपको पता है कि जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैंने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्यों, क्योंकि उसमें मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो शून्य विक्षेप मुझे शो करता है जब भी मेरी रीडिंग आती है, ठीक है। तो जब इसके हम फर्स्ट लेक्चर में 30 क्वेश्चन लेके आए थे, उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप में क्या अंतर है। तो वहां हमने क्या क्या देखा था कि जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी डिफ्लेक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उससे अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सोर्स। पहले हम स्टैंडर्ड सोर्स के द्वारा रीडिंग निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उस स्टैंडर्ड सोर्स के इक्वल वोल्टेज हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो
कैल्विनमीटर है उसमें क्या मिल जाता है, शून्य विक्षेप। सेकंड चीज हमने देखी थी कि जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हायर सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम बात करते हैं रेस्पॉन्स की, तो रेस्पॉन्स जो है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का वो लेट होता है एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग। मतलब हमें रेस्पॉन्स अगर हम बात करें तो रेस्पॉन्स के केस में हमें सबसे जल्दी रेस्पॉन्स किसका मिलता है, डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का, और हमें सबसे लेट जो मिलता है वो किसका मिलता है, नल टाइप। अगर हम नल और डिफ्लेक्टिंग की कंपेयर करें तो वहां हमें रेस्पॉन्स में पहला रेस्पॉन्स किसका मिलता है, डिफ्लेक्टिंग का, देन हमें किसका मिलता है, नल टाइप का। तो अगर हम इसमें देखें कि कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स सही है तो ऑल ऑफ द दिस तो होगा नहीं, रेस्पॉन्स फास्टर हो नहीं सकता, स्लो रेस्पॉन्स मिलता है, सेंसिटिविटी लोअर होती नहीं हाई होती है, हाँ एक्यूरेसी जो है वो क्या होती है आपकी, हाई। तो जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, या हम बोल सकते हैं हायर सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हम बात करें नल टाइप की, तो नल टाइप मोर एक्यूरेट और हायर सेंसिटिव और स्लोअर रेस्पॉन्स। ठीक है, ये होते हैं नल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, हमें वोल्ट मीटर की क्या बढ़ानी है, रेंज। तो आपको पता है वोल्ट मीटर की अगर हमें रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, और किसमें, सीरीज में। ठीक है, तो एक हाई रेजिस्टेंस का अगर हम यूज़ करें इस कनेक्टेड इन सीरीज तो आप वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ा सकते हो। अगर हमें एमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं, हम एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो अगर एमीटर की अगर आपसे वो पूछे तो एमीटर के लिए क्या करते हैं हम, पैरेलल में, और अगर हाई रेजिस्टेंस की वो पूछे तो आप कनेक्टेड इन सीरीज। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आर नॉर्मली यूज फॉर, आपसे पूछा गया है यहाँ पर जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है क्या करता है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर करता है वो कौन सी मेजरमेंट, दोनों स्टैटिक या डायनेमिक, नहीं, आपके स्टैटिक को वो मेजरमेंट नहीं करता, ट्रांजिएंट होगा नहीं, स्टैटिक होगा नहीं, और आपका डायनेमिक। तो जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है वो मेनली आपका किसके लिए यूज होता है, डायनेमिक मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है वो डायनेमिक मेजरमेंट के लिए यूज होता है। A 1 milliampere meter movement with an internal resistance of 100 ohm is to be converted into a 0 to 100 milliampere range. The value of shunt resistance, आपसे पूछा गया है shunt resistance RSH is equal to RM upon M minus 1। तो यहाँ से अगर हम M की बात करें तो M की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 100 मिली एम्पियर है और 1 एम्पियर है, और RM की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 100। तो RSH इज इक्वल टू 100 हमें दे रखा है ओम, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 100 अपॉन 1 तो 99, क्या हो जाएगा ये 99। और अगर हम इसको सॉल्व करें 100 डिवाइड बाई 99 तो ये कितना हो गया, 1.01। तो यहाँ से और क्या आ गया, 1.01, क्या आ गया, 1.01 ओम। द लॉस एंगल ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी एक्यूरेटली मेजर यूजिंग, आपसे क्या पूछा गया है, लॉस एंगल। तो लॉस एंगल अगर हमें मेजर करना है कैपेसिटर का, तो अगर हम इसकी बात करें केल्विन डेवलप ब्रिज की, तो ये तो क्या रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और कौन सा रेजिस्टेंस, लो। अगर एंडरसन ब्रिज की हम बात करें तो एंडरसन ब्रिज है वो क्वालिटी फैक्टर को और लो। अगर सैकरिंग ब्रिज की बात करें तो हाँ, सैकरिंग जो ब्रिज है वो आपके किसको मेजर कर सकता है, लॉस एंगल को।
और कैरी फोस्टर जो ब्रिज है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या काम करता है, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के काम आता है। तो इसलिए अगर हम बात करें ओवरऑल की तो आपका क्या आ जाएगा, सैकरिंग ब्रिज। तो आपका जो सैकरिंग ब्रिज होता है उसका यूज़ करते हैं हम लॉस एंगल ऑफ कैपेसिटर को अच्छे से मेज़र करने के लिए। तो इस तरह से आपके आज के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।